पिछली क्लास में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने ये देखा था कि कब संग्रह समुच्चय होगा और कब संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो कोई संग्रह है और वो संग्रह यदि सुपरिभाषित संग्रह है तब तो उस संग्रह को समुच्चय कहा जाएगा, अन्यथा उस संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाएगा। तो हमने बहुत से उदाहरणों की सहायता से इन सभी बातों को वहाँ पर समझ लिया था। आज हम सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और वो है समुच्चय का निरूपण, अर्थात समुच्चय को लिखा किस प्रकार से जाता है। तो समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित संग्रह किसी ना किसी का होगा, जैसे अंकों का हो सकता है, वर्णों का हो सकता है, नदियों का हो सकता है, राष्ट्रपति के नामों का हो सकता है, देश के नामों का हो सकता है। किसी ना किसी का तो सुपरिभाषित संग्रह होगा और सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंक है, वर्ण है, नदी के नाम है, राष्ट्रपति के नाम है, देश के नाम है, इन सभी को एक शब्द के द्वारा दर्शा दिया और वो शब्द है वस्तु। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि अंकों का सुपरिभाषित संग्रह है, वर्णों का सुपरिभाषित संग्रह, हम ये कहेंगे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इन सभी को हमने अब वस्तु शब्द के द्वारा दर्शा दिया, तो कहेंगे वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह। और वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। यही परिभाषा में लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हमने वस्तु शब्द के बारे में यहाँ पर पता कर लिया, सुपरिभाषित के बारे में हमें पता है और संग्रह क्या होता है ये भी हमें पता है। इनके बारे में लिखा हुआ है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। संग्रह का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। वस्तु, तो वस्तु यहाँ पर किन के लिए लिखा गया? देखो, अंकों के लिए, वर्णों के लिए, नदियों के लिए। तो जिन जिन का हम संग्रह बना सकते हैं, अंकों का संग्रह बना सकते हैं, वर्णों का संग्रह बना सकते हैं, नदियों का संग्रह बना सकते हैं। तो जिन जिन का संग्रह बना सकते हैं उन्हें वस्तु शब्द के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे संख्या है, वर्ण है, नदी के नाम है, राष्ट्रपति के नाम है, इन सभी को यहाँ पर किसके द्वारा दर्शाया गया है? वस्तु शब्द के द्वारा दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पर संग्रह में, सुपरिभाषित संग्रह में कौन आ रही है? वस्तु ही आ रही है। क्या आ रही है? वस्तु। तो अब हम समझेंगे सुपरिभाषित का अर्थ क्या है। अगला शब्द है सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, जिन वस्तुओं का संग्रह बना रहे हैं उन वस्तुओं के संदर्भ में यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकें कि यह वस्तु इस संग्रह में होगी अथवा नहीं होगी। यहाँ पर हम संग्रह किसका बना रहे हैं? वस्तुओं का। मतलब संग्रह में कौन आएगी? वस्तु आएगी। तो जो वस्तु संग्रह में आ रही है उस वस्तु के संदर्भ में यह निश्चित रूप से निर्णय ले सकें कि यह वस्तु संग्रह में होगी अथवा इस संग्रह में नहीं होगी। अगर ऐसा निर्णय ले पा रहे हैं तब तो इसे कहते हैं सुपरिभाषित, और ऐसा निर्णय नहीं ले पा रहे तब उस स्थिति में वह सुपरिभाषित नहीं होता है। तो परिभाषा में जो तीन शब्द थे उन तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने समझ भी लिया। अगली बात है, सभी संख्याओं के संग्रह समुच्चय होते हैं। जितनी भी संख्याओं के संग्रह हैं उनको समुच्चय कहते हैं। आपके सामने अनंत संख्याएं लिखी हुई हैं और आपको ये कहा जाए कि प्राकृत संख्या का संग्रह बनाओ। कौन सी संख्या का संग्रह बनाना है आपको? प्राकृत संख्या का संग्रह बनाना है। तो आप जब प्राकृत संख्या का संग्रह बनाओगे तो संख्याओं में से उठाकर प्राकृत संख्याओं के संग्रह में रखोगे, उससे पहले आप उन संख्याओं के बारे में यह निर्णय ले सकते हो कि इसमें ये संख्या आएगी और इसमें ये संख्या नहीं आएगी। मान लो संख्या है 2, तो 2 के बारे में आप ये कहोगे कि यह प्राकृत संख्याओं के संग्रह में आएगी, और उस संग्रह में √2 भी संख्या है तो √2 के बारे में आप क्या कहोगे कि यह संख्या प्राकृत संख्याओं के संग्रह में नहीं आएगी। इसका मतलब आप निश्चित निर्णय ले पा रहे हो, और निश्चित निर्णय ले पा रहे हैं उस स्थिति में संग्रह सुपरिभाषित संग्रह होता है, और सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो जितनी भी संख्याओं के संग्रह वो समुच्चय होते हैं।
जितनी भी संख्याओं के संग्रह हैं वो सभी के सभी समुच्चय होते हैं। अब समुच्चय से संबंधित कुछ 2-3 बातें हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या बातें हैं। पहली बात, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। जब भी हम समुच्चय को दर्शाएंगे तब हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करना है। अगली बात क्या है, समुच्चय के लिए वस्तुएं अवयव तथा सदस्य के पर्यायवाची है। मतलब समुच्चय के लिए जो वस्तुएं हैं उनके जो दूसरे नाम है वो अवयव भी है और सदस्य भी। वस्तुओं को हम अवयव भी कह सकते हैं और सदस्य भी कह सकते हैं। जैसे हमने 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनाया और 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषी संग्रह होगा, तो ये एक समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय। अब यहाँ पर हमने अंकों को, वर्णों को, नदियों को, सभी को किस शब्द के द्वारा दर्शा दिया था? वस्तु शब्द के द्वारा दर्शा दिया था। तो इनको हम क्या कह रहे हैं? वस्तु कह रहे हैं अंकों को। तो इस वस्तु का जो दूसरा नाम है, वस्तु शब्द की जगह जो दूसरा नाम है वो जो हम काम में लेंगे वो एक तो है अवयव और एक है सदस्य। ये वस्तु शब्द के पर्यायवाची है। अर्थात वस्तु शब्द की जगह आप अवयव भी बोल सकते हो, सदस्य भी बोल सकते हो। अगला पॉइंट क्या है, देखो, अवयव को जब हम दर्शाएंगे, जब अवयव को दर्शाने की बात होगी तब हमें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का उपयोग करना है। अब ये जो संख्याएं, इनको दर्शाने के फिक्स संकेत है। जैसे प्राकृत संख्या है, इसको n के द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या को w के द्वारा, पूर्णांक को i के द्वारा, परिमेय को q के द्वारा, वास्तविक को r के द्वारा। तो ये जो संख्याएं हैं इनको दर्शाने के लिए जो संकेत काम में लिए जाते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर काम में लेते हैं, वो पहले से ही फिक्स किए हुए हैं।